अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फ़िज़िक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नेम है वर्क एंड एनर्जी, इसका सेकंड लेक्चर और सेकंड आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो आज के जो हमारा लेसन है वो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को डिस्कस किया था और एट द एंड हमने जो एक्सप्रेशन था उसको ड्राइव किया था। वर्क डन इन केस ऑफ कांस्टेंट फोर्स उसको हम लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। ये वाला एक्सप्रेशन जो है दिस एक्सप्रेशन W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, या इक्विलेंटली इसको हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, वेयर W रिप्रेजेंट वर्क, F रिप्रेजेंट फोर्स, D रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो थीटा है इट इज़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आज के जो हमारा आर्टिकल है इसमें जो फोर्स है वो वेरिएबल है। वेरिएबल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कि आपको डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही है कि वेरिएबल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है कि जिसकी देखें फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। तो जो वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना, तो उसमें फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो सकती है या फोर्स की जो डायरेक्शन है तो वो भी चेंज हो सकती है। तो दोनों में से एक भी अगर चेंज हो रही हो यानी फोर्स की मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो फोर्स है वो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है। तो इसको डिफाइन भी कर लेते हैं। इफ़ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, देखें दोनों मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, अ फोर्स चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डूइंग वर्क, देन दिस फोर्स इज सेड टू बी वेरिएबल फोर्स। कि अगर कोई फोर्स वर्क कर रही है तो उसके दौरान उसकी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज होती है तो ऐसी फोर्स को हम कहेंगे कि वो वेरिएबल फोर्स है। अब वेरिएबल फोर्स की एग्जांपल ले लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 में अगर आपको याद हो तो हमने रॉकेट प्रोपल्जन पढ़ा था वहाँ पे कि रॉकेट जो है वो किस तरह से मूव करता है कि उसमें से जो गैसेज हैं वो एक्सपेल होती हैं बाहर की तरफ और वो उस पर आप थ्रस्ट लगाती हैं जिसकी वजह से जो है वो रॉकेट जो है वो मूव करता है। अगर हम वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हों इन केस ऑफ रॉकेट, तो हमें पता है कि जो जी है वो वेरी करता है और जी की वैल्यू कम होती जाती है जैसे जैसे हम ज़्यादा हाइट पे जाते हैं, यानी सेंटर ऑफ अर्थ से दूर जाते हैं तो जी की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। तो वर्क डन ड्यू टू जो ग्रेविटी है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अब वो हम अगर देखें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जैसे जी वेरी करता है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहती बल्कि वो भी वेरी करती है। तो ये एक वेरिएबल फोर्स की एग्जांपल है, इसको रीड भी कर लेते हैं। एज अ रॉकेट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ, वर्क इज़ डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच वेरीज, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दिस फोर्स वेरीज एज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और ये हमारे पास जो न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है उससे फोर्स लिखी हुई है, F इज़ इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। उसके बाद जो सेकेंड एग्जांपल है वो फोर्स जो फोर्स एक्सटेंशन या फोर्स इलोंगेशन आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा 9th क्लास में, कि अगर हम किसी स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई करें तो उसमें एक जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स वो प्रोड्यूस हो जाती है, और वो जो फोर्स है जैसे जैसे हम स्प्रिंग की एक्सटेंशन को बढ़ाते हैं तो फोर्स भी बढ़ती है, यानी वो इलोंगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये भी एक वेरिएबल फोर्स की एग्जांपल है, यानी फोर्स की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, यानी वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। सपोज करें कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव किया है इस पाथ को फॉलो करते हुए, और इस पाथ के दौरान जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रही बल्कि वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रही है। अब दोनों में से कोई भी चीज़ वेरी कर सकती है या दोनों वेरी कर सकती है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम छोटे छोटे पैचेज़ में डिवाइड कर लेंगे और हर पैच के लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, और एट द एंड फाइनल वर्क डन हम कैलकुलेट करने के लिए सारे पैचेस के लिए जो वर्क डन होगा उसको ऐड कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सपोज़ करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो इंटरवल 1 था और हमने यहाँ से यहाँ तक जो इंटरवल 2 है, इस तरह से हमने सारे पाथ को छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर लिया। और इस बात ये जो छोटे इंटरवल में डिवाइड किया है तो हमने ये अस्यूम किया है कि हर इंटरवल इतना छोटा है कि उस इंटरवल के दौरान जो फोर्स की वैल्यू है वो कांस्टेंट रही है, यानी ये जो डेल्टा D1 है इसके लिए जो फोर्स F1 है वो कांस्टेंट है, और डेल्टा D2 के लिए जो F2 फोर्स है वो कांस्टेंट है, इसलिए जो डेल्टा D3 के लिए जो F3 फोर्स होगी वो कांस्टेंट होगी। तो अब चूँकि फोर्स कांस्टेंट है और कांस्टेंट फोर्स के लिए जो वर्क डन है उसका एक्सप्रेशन कल हमने फाइंड किया था वो F डॉट डी है।
तो ये जो स्मॉल इंटरवल है इसमें भी फोर्स कांस्टेंट है, तो इसी को यूज़ करते हैं। वर्क डन फॉर फर्स्ट पैच W1 इज इक्वल टू F1 डॉट डेल्टा D1 इज इक्वल टू F1 cos थीटा 1 इंटू डेल्टा D। अब ये जो F1 cos थीटा 1 है, दिस इज़ एक्चुअली द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ F1 इन द डायरेक्शन ऑफ D1 या डेल्टा D1। सिमिलरली जो सेकेंड इंटरवल के लिए हमारे पास वर्क डन होगा वो F2 डॉट डेल्टा D2, और ये इक्वल आता है अगर हम इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें F2 cos थीटा 2 इंटू डेल्टा D2। और इसी तरह से अगर हम सारे वर्क डन को सम कर दें तो हमारा यानी सारे पैचेस के लिए जो वर्क डन है इंडिविजुअल वर्क डन को सम कर दें A से B की तरफ, तो हमारे पास जो टोटल वर्क डन है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल वर्क डन के लिए इन सारे वर्क डन को हम ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू डेल्टा W1 की और डेल्टा W2 की, फिर डेल्टा WN यानी जो लास्ट पैच पे वर्क डन होगा उसकी वैल्यू ये हमने सब्स्टिट्यूट की है, तो हमारे पास ये आ गया रिज़ल्ट। अब इस रिज़ल्ट को देखें हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन I1 to N Fi cos थीटा I डेल्टा DI। अब इस बात को समझ लें कि ये इंडिसेस है, I जो है वो 1 से कहाँ तक है, 1 से वो N तक है। तो समेशन का मतलब होता है सम, यानी एक दफ़ा I की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखें क्या आ जाएगा, F1 cos थीटा 1 और डेल्टा D1। तो फिर साथ में ये जो समेशन है इसका मतलब हमने सम लगाना है। फिर नेक्स्ट टर्म लिखेंगे और I की जो नेक्स्ट वैल्यू है 2 उसको पुट करेंगे। फिर इस तरह से थर्ड टर्म के लिए I3, इस तरह से सो ऑन, और जो nth टर्म है उसके लिए n पुट कर देंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। तो ये समेशन फॉर्म में हमने लिख लिया। अब ये तो था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब हम ग्राफ की बात करते हैं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स। तो ये हमारे पास जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, तो यहाँ पे देखें कि हमने हमारा जो इंटरवल था उसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया था। अगर उसी ग्राफ को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करें तो हमारे पास जो है ये डेल्टा D, डेल्टा D1, डेल्टा D2 ये स्मॉल रेक्टेंगल्स हैं। तो फिर हम अगर इन रेक्टेंगल्स का एरिया कैलकुलेट करें जो कि इस कर्व के, जो कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व ये जो आपको नज़र आ रही है, इन सारी रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास वर्क डन के इक्वल है। लेकिन आप यहाँ पे ये बात हमने कल सीख ली थी कि किस तरह से एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है वो वर्क डन के इक्वल है। और यहाँ पे एक बात और ये जहन नशीन कर लें कि ये F cos थीटा और D के दरमियान यानी इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स और D के दरमियान डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के दरमियान ग्राफ है। तो यहाँ पे अगर हम एरिया कैलकुलेट करें रेक्टेंगल का तो आप देख सकते हैं एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विथ। तो लेंथ अगर F cos थीटा और विथ डेल्टा D है तो ये सीधा सीधा वर्क बन जाएगा, यानी इसका अगर हम एरिया निकालें तो वो F cos थीटा इंटू डेल्टा D है। और अगर रेक्टेंगल बनने के लिए तो यहाँ पे हम फिर 1 लगा देंगे F1 और ये सारा। तो ये चीज़ तो वर्क बन रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो सारी रेक्टेंगल्स का एरिया कैलकुलेट कर लें, फिर उसको जमा कर लें तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। लेकिन इसमें एक बात यहाँ पे देखें कि ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है जो कि आपको रेड लाइन से मैंने शो कर रहा हूँ, और कुछ रेक्टेंगल्स का जो एरिया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरिया ज़्यादा है जो कि इस ग्राफ से बाहर है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें इतना जो है वो एरर होगा जितना ये एरिया जो है हम ज़्यादा कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो रेक्टेंगल्स है इनको मज़ीद छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा देखें, इससे ये होगा कि ये जो सरप्लस एरिया था इससे हमारी जान छूट जाएगी, और एज आ रिज़ल्ट जो है फिर हम जब वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो कोई भी सरप्लस वर्क जो है वो कैलकुलेट नहीं होगा। तो हम एक्यूरेटली वर्क डन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे फ्रॉम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। और यही बातें जो है वो आपकी बुक के जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें लिखी हुई हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपकी बुक का जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसको डिस्कस